Hello guys, welcome back to Academy. This is Pranav Kaur. Today we are going to take a session of business studies. तो बिजनेस स्टडीज के तमाम सीरीज चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में आज पार्ट 2 वीडियो और आज हम लोग करने जा रहे हैं केस स्टडी। तो यहाँ पर देखिए आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या, केस स्टडी। आज का क्लास रहने वाला है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। तो बिहार बोर्ड के बच्चे इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, देखना है तो देख भी सकते हैं। सेशन 22-23 के क्लासेस चल रहे हैं। अगर हमारा वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जिससे हमारा मोटिवेशन बिल्डअप होगा और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो और तमाम मेहनत करने का एक एनर्जी मिलता रहेगा। तो आज का मेजर थीम है केस स्टडी, हाउ टू सॉल्व केस स्टडी। तो जाहिर सी बात है चैप्टर 1 चल रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बेसिक चैप्टर चल रहा है और यहां पर हम जो केस स्टडी सॉल्व करेंगे आपके साथ सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के साथ, ये भी बेसिक रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज आपने अभी तक कहीं भी केस स्टडी सॉल्व नहीं किया होगा। जाहिर सी बात है आपने 11th में जरूर सॉल्व किया होगा, लेकिन जिस तरह से 12th में केस स्टडी सॉल्व करना होता है टाइम को बचाते हुए, मेजर थीम क्या होता है एग्जाम में कि टाइम मैनेजमेंट मेजर इशू रहता है। तो टाइम को मैनेज करते हुए केस स्टडी को कम समय में अच्छी तरह से सॉल्व करने का कला स्ट्रैटेजी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो बेसिक क्लासेस है आज, पहली बार आज आप हमारे साथ केस स्टडी सॉल्व करने जा रहे हो। तो चैप्टर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 3 टॉपिक हमने पढ़ लिया है। पहला हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो तीनों चैप्टर हम लोग तीनों टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। तीनों टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी भी आज करेंगे। तो सबसे पहले केस स्टडी सॉल्व करने से पहले आपको समझना है हाउ टू सॉल्व केस स्टडी। जब तक आप इस रूल्स को नहीं समझोगे केस स्टडी को कम समय में एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट में खत्म नहीं कर पाओगे। मैं बार बार इस सबको रिपीट कर रहा हूं कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे 12 के एग्जामिनेशन हो या स्वेट के एग्जामिनेशन हो या तमाम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, वहां पर मैटर टाइम ही करता है। कम समय में अच्छे ढंग से पेपर सॉल्व करना ही हमारा एम होता है। तो केस स्टडी 85% आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए केस स्टडी। तो आपके लिए मेजर इशू टाइम रहेगा, क्योंकि कम समय में आपको अच्छे से केस स्टडी सॉल्व करना है, ताकि आपको बोर्ड में इस बिजनेस स्टडीज में एक बहुत अच्छे फ्लाइंग कलर्स के साथ आपके पेपर में मार्क्स आए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हाउ टू सॉल्व केस स्टडी। पहले रूल समझेंगे, तब जाकर के आपके सामने डिस्प्ले बोर्ड में केस स्टडी उसको सॉल्व करेंगे। फिर से मैं बता दूं कि ये बेसिक क्लासेस ऑफ केस स्टडी है। क्यों? क्योंकि आप पहली बार, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पहली बार हमारे साथ केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो। तो ये आपका बेसिक क्लासेस है। बेसिक क्लासेस में सबसे पहले रूल सीखना होता है। रूल सीख जाइएगा तो उसके साथ साथ क्वेश्चन करवाना शुरू करेंगे। तो अभी आपको हम रूल बताएंगे, रूल के साथ साथ आपको अभी क्या करेंगे, 3 टॉपिक जो मैंने पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, फिर हमने पढ़ाया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट और थर्ड में हमने पढ़ाया ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो तीनों टॉपिक्स रिलेटेड केस स्टडी सॉल्व करवा देंगे। इसी तरह से आगे फिर आपको बिजनेस स्टडीज में टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उससे रिलेटेड केस स्टडी करवाएंगे, फिर टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर केस स्टडी सॉल्व करवाएंगे। इस तरह से आपका चैप्टर 1 भी खत्म हो जाएगा और चैप्टर 1 के केस स्टडीज भी खत्म हो जाएंगे। जब हम चैप्टर 2 में इंटर करेंगे तो ये मैं मान के चलूंगा कि आप रूल अच्छे से समझ गए हो और आपको केस स्टडी सॉल्व करने का एक स्ट्रैटेजी भी पता चल गया है, क्योंकि चैप्टर 1 में हम इस तरह से आपसे मेहनत करवाएंगे और मेहनत भी करेंगे। तो चैप्टर 1 सॉल्व करते करते आपके अंदर वो काबिलियत आ जाएगा जिससे आप केस स्टडी आप आसान से सॉल्व कर पाओगे। चैप्टर 2 में मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप चैप्टर 1 में अच्छी तरह से केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका सीख गए होंगे। तो इसी के लिए चैप्टर 2, चैप्टर 3 और आगे जितने भी बिजनेस स्टडी के चैप्टर चलेंगे उसमें आप स्मूथली केस स्टडी सॉल्व करोगे, ये मैं आशा करता हूं। इसी के लिए मैं बार बार ये कह दे रहा हूं कि ये जो बेसिक क्लासेज है, जो आज का क्लासेस है, उसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर रूल समझिएगा और आज जो क्वेश्चन करवाएंगे उसको भी ध्यान से समझिएगा। ये चीज समझ जाओगे तो आगे जितने भी टॉपिक के साथ केस स्टडी चलेगा वो भी अच्छा आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, और आगे आने वाले जितने भी बिजनेस स्टडी के तमाम चैप्टर है उसको भी आप केस स्टडी के साथ अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। नाउ कंटिन्यू विद द रूल्स टू सॉल्व केस स्टडी। तो चलिए एक छोटा सा रूल है जो क्वेश्चंस के नीचे ही बगल में साइड में मैंने रख दिया है। ये रूल है, छोटा सा एक रूल है, ये देखने में छोटा रूल है, लेकिन पास्ट 5 ईयर से जो भी बच्चे बिजनेस स्टडी मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़े हैं और उन्होंने बोर्ड के एग्जामिनेशंस में जो स्ट्रैटेजी फॉलो किया, उन्होंने आके कहा कि सर स्ट्रैटेजी सुपर्ब, और सर मेरा टाइम बचा, इतना टाइम बच गया कि सर इवन हम हाफ एन आवर आराम से रिवाइज भी कर लिए कि कौन आंसर कैसा लिखें, कौन क्वेश्चन का कैसा जवाब दिए हैं, ताकि हमारा समय भी बहुत अच्छा से बचा सर और बहुत अच्छे स्कोर भी किए। सीबीएसई वाले बच्चों या बिहार बोर्ड वाले बच्चे तो बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी अच्छा नंबर इसलिए लाएंगे क्योंकि केस स्टडी प्रैक्टिकल पोर्शन होता है और इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान हो गया है। पहली वाली बात अब नहीं रही।
तो केस स्टडी थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो गया है, और केस स्टडी आने से तो बिजनेस स्टडीज को इग्नोर ना करिए, ये भी मैं कह दूं। क्यों? क्योंकि अब थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तकरीबन 5 साल से सीबीएसई के द्वारा बिजनेस स्टडी में केस स्टडी पूछा जा रहा है, जो कि प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ प्रेजेंट होता है। तो केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। 85% आपके क्वेश्चंस जरूर आते हैं केस स्टडीज से। तो चलिए, रूल टू सॉल्व केस स्टडी में सबसे पहला स्टेप याद करना, ये रूल कभी मत तोड़ना यार। कोई भी सिद्धांत बनता है ना तो उसको फॉलो करने के लिए, ये नहीं कि उसको तोड़ने के लिए। याद रखना, सबसे पहले आप पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे। इसलिए मैंने स्टेप 1 में क्या रखा है, स्टेप 1 में रखा है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन पढ़ोगे तो उससे फायदा क्या होगा वो भी बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि हम जो बोल दिए वही मान लो। क्वेश्चन पढ़ोगे तो इससे पता चल जाएगा कि पैराग्राफ में क्या चीज ढूंढना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड इट। क्वेश्चन पढ़ लोगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैराग्राफ में आप आंसर को ढूंढोगे। अगर यही गलती क्या कर लोगे, अगर आप पैराग्राफ पहले पढ़ लिए तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन में आओगे, क्वेश्चन में कुछ और चीज कहेगा तो फिर से आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझे? अगर आप पैराग्राफ जाकर के पढ़े, 1 to 1 पैराग्राफ पढ़ लिए, तो पैराग्राफ तो याद रहने वाला चीज तो है नहीं। अब पैराग्राफ पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन में आओगे तो मान लो क्वेश्चन में कुछ अटपटांग चीज पूछ दिया या कुछ ऐसा चीज पूछ दिया, तो वो क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे तो आप जो पैराग्राफ पढ़ के आओ वो डिलीट हो जाएगा। आप पहले जो पैराग्राफ पढ़ के आए थे उसके बाद जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपका वो पैराग्राफ दिमाग से डिलीट हो जाएगा। मतलब पैराग्राफ पढ़ने का जो भी सेकंड दिए, जो भी मिनट दिए, वो बर्बाद हो गया। इससे बढ़िया है कि आप पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो, स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चन हो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। उससे फायदा क्या होता है कि क्वेश्चन जब पढ़ लोगे तो उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ में आप आंसर को फाइंड आउट करोगे, जो कि बेनिफिशियल है, वैल्यू फॉर टाइम है। इससे के लिए सबसे पहले आप स्टेप फॉलो करोगे, रीड क्वेश्चन केयरफुल। ये रूल मेरे लिए भी लागू होता है, मेरे लिए भी एप्लीकेबल होता है। मैं भी आपको इसी तरह से सॉल्व करवाऊंगा और आपके लिए भी एप्लीकेबल होता है। स्टेप 2 क्या है आपका? स्टेप 2 में आप देखोगे कि आप पैराग्राफ पढ़ोगे। क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कहां जाओगे? पैराग्राफ। मतलब फर्स्ट स्टेप नीचे क्वेश्चन, फिर उसके बाद ऊपर पैराग्राफ। जब पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लोगे तो उसके बाद क्या करना है? स्टेप 3 में आपको आंसर राइट करना है। जाहिर सी बात है, आंसर तो आप लिखोगे ही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, रिलेटेड टू पैराग्राफ होना चाहिए। बाहियात आंसर नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, कृपया कोई अदर बोर्ड के बच्चे बुरा ना माने, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो आपको टू द पॉइंट आंसर देना होता है। ये कल्चर डेवलप करिए अभी से, आज से ही। तो टू द पॉइंट आंसर दीजिए और अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ दीजिए। कोई भी चीज का, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछ रहा है तो पैराग्राफ से रिलेटेड होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का डेफिनेशन पूछ रहा है, मतलब आपको मान लीजिए पूछ दिया व्हाट इज मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन नहीं लिख देना कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स। नहीं, ऐसे डेफिनेशन नहीं लिखना है। आपको मैनेजमेंट का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ लिखना है। यही चीज सीखना है। इससे के लिए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। तब तक जल्दी से जल्दी बताओ कितने स्टेप, जल्दी बताओ फटाफट कितने स्टेप है, व्हाट आर द सर्टेन स्टेप टू सॉल्व केस स्टडी। तो सर 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप होगा सर क्वेश्चन। मेरे साथ याद करो भाई, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो ना, फिर बाद में आपको कोई टेंशन नहीं होगा। क्लास में ही सब चीज खत्म कर दो, बाद में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहला स्टेप है सर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप सर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो नीचे, फिर उसके बाद पैराग्राफ पढ़ो ऊपर, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेटेड टू पैराग्राफ। अब ये स्टेप दिमाग में बैठ गया, चलिए क्वेश्चंस दिखाते हैं, तब आपको और मजा आएगा चीजों को समझने में। जैसे ये देखो क्वेश्चंस, चलो यहां पर 2 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चंस 1 मान लो। क्वेश्चन 1 आपके सामने आया है। अब जल्दी से ये फाइंड आउट करो कि कौन से टॉपिक से। देखो कभी भी केस स्टडी सॉल्व करो ना तो आपके अंदर इतनी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखते साथ ही एनालाइज कर लो कि ये कौन टॉपिक से आया, कौन चैप्टर से आया। जैसे अभी तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो सबको पता है कि ये क्वेश्चन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से है, ये तो सबको पता है क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है। लेकिन जब बोर्ड में आप बैठोगे और पूरा 12 चैप्टर से मिक्स करके केस स्टडी आएगा, तब कैसे बता पाओगे? तब आप बता पाओगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट साउंड होगा, तब आप जाके बता पाओगे कि ये नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से आया, ये प्लानिंग से आया, ये ऑर्गेनाइजिंग से आया, या किसी चैप्टर से आया। लेकिन अभी के समय में हम आराम से बता सकते हैं कि ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से आया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अब आपको बताना है, चैप्टर तो क्लियर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब आपको बताना कौन से टॉपिक से। अब आपको बताना है कि इसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ा है, 3-4 लमसम टॉपिक पढ़ा है। पहला पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमने पढ़ा है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी,
फिर हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट। क्या कोई बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड ये केस स्टडी है? तो ये टॉपिक आपका कौन सा? जल्दी से फटाक से ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो हम जाने कि आप हमारे क्लास को रेगुलर बेसिस में देख रहे हो और आप समझ भी रहे हो। कमेंट से पता चलता है। चलिए, तो तब तक हम यहां पर क्वेश्चन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, और क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन से टॉपिक से आया। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द क्वालिटी पजेस्ड बाय रवि मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। कौन सा क्वालिटी रवि मोहन पजेस कर रहा और क्या कमियां रह गई। सेकंड क्वेश्चन कह रहा व्हाट क्वालिटी इज पजेस्ड बाय थर्ड वर्कर। थर्ड वर्कर ने कौन सा क्वालिटी को पजेस्ट किया? पजेस्ट मतलब अपनाना। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द विच वर्कर इज प्रेफर्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के द्वारा कौन सा वर्कर को सेलेक्ट किया जाएगा? रवि को सेलेक्ट किया जाएगा कि मोहन को सेलेक्ट किया जाएगा कि ये थर्ड वर्कर को सेलेक्ट किया जाएगा? थर्ड वर्कर का कोई नाम नहीं है, थर्ड वर्कर के नाम से कहा गया। तो मैनेजमेंट की जैसे हुआ क्या होगा ना कि रवि का काम करने का स्टाइल अलग होगा, मोहन का काम करने का स्टाइल अलग होगा और थर्ड वर्कर का काम करने का स्टाइल अलग होगा। तो मैनेजमेंट के द्वारा थर्ड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, सी में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैनेजमेंट कौन से वर्कर को अपनाएगा, रवि को, मोहन को या थर्ड वर्कर को। तो हमें तो नहीं पता, हमने तो क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने से अभी क्लैरिटी तो मिलेगा नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? क्वेश्चन पढ़ना। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। सेकेंड स्टेप क्या है? पैराग्राफ पढ़ना। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन है। तो एबीसी लिमिटेड, अब पैराग्राफ में उतना समय नहीं देना भैया, क्वेश्चन पढ़ लिए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जाकर के पकड़ो कि बात क्या होना चाहिए। उतना समय एग्जाम में नहीं रहता कि पूरा एक लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। एक लाइट वे में आप पढ़ते चले जाओ। एबीसी लिमिटेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेट द टारगेट ऑफ 100। जहां ये डेटा होगा, डेटा को थोड़ा फोकस जरूर करना, नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम से कोई मतलब नहीं, डेटा पर फोकस करना। तो एबीसी लिमिटेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेट द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 गारमेंट पर मंथ, मतलब हर 100 गारमेंट पर मंथ बनाने का टारगेट मिला है और उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट होना चाहिए 200, मतलब पर गारमेंट का कॉस्ट 200 होना चाहिए। बनाना कितना है? हर 100 गारमेंट। ये आपका मतलब एक टारगेट फिक्स किया गया। चलो, कहानी मोहन से स्टार्ट होता है। मोहन डबल शिफ्ट में काम किया, उसने 150 गारमेंट बनाया, बहुत अच्छा बात है। बनाना कितना था? 100। बनाया कितना? 150, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट मोहन बढ़ा दिया। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना होना चाहिए था? 200, लेकिन मोहन ने एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना रख दिया? 230। तो ये जो टॉपिक से क्वेश्चन आया है वो है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तुरंत पता चल गया। इफेक्टिवनेस, एक मिनट, ये टॉपिक आपका किससे आया है? इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी से क्वेश्चन आया है। इफेक्टिवनेस में मैंने क्या बोला था? रिलेटेड टू टाइम, एंड एफिशिएंसी से मैंने कहा था रिलेटेड टू कॉस्ट। मोहन ने क्या गलती किया? व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक मोहन ने किया? तो मोहन ने 150 गारमेंट बना दिया, टाइम पर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, डबल शिफ्ट में काम किया, मतलब टाइम का उसने ख्याल रखा, मतलब मोहन इज इफेक्टिव। मोहन इज इफेक्टिव बट मोहन इज नॉट एफिशिएंट। मोहन इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इसने ध्यान नहीं रखा। कॉस्ट 200 रहना चाहिए था, लेकिन मोहन ने कॉस्ट को कहां ले गया? 230। मतलब मोहन ने कॉस्ट पर ध्यान नहीं रखा, टाइम पर ध्यान रखा। इससे के लिए आपका आंसर क्या होगा? मोहन इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड रवि अनदर वर्कर है फोकस्ड ऑन कॉस्ट। अच्छा, यहां पहले कर दिया कि रवि फोकस्ड ऑन कॉस्ट किया लेकिन टाइम पर नहीं किया होगा। एंड हैंडल्ड रिसोर्सेज वेरी केयरफुली, सो हिज मैन्युफैक्चर 90 गारमेंट। करना कितना था? 100 गारमेंट। बनाया कितना? 90 गारमेंट। टाइम पर टारगेट को पूरा नहीं किया। मतलब यहां पर रवि के द्वारा क्या मिस्टेक हुआ? रवि टाइम पर प्रोडक्ट को नहीं बनाया लेकिन कॉस्ट का ध्यान रखा। तो रवि के लिए क्या स्टेटमेंट होना चाहिए कि रवि इज एफिशिएंट, रवि इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। रवि इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वर्कर के लिए क्या बातें हैं? तो थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस मेंटेन किया, इसका मतलब टाइम और कॉस्ट दोनों का बैलेंस मेंटेन किया है। तो थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस एंड अचीव द टारगेट ऑफ 100 गारमेंट। 100 गारमेंट बनाना था, 100 गारमेंट बना दिया और सब गारमेंट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 200 रहा। मतलब थर्ड वर्कर ने टाइम का भी ख्याल रखा, मतलब इफेक्टिवनेस का भी ख्याल रखा और कॉस्ट का भी ख्याल रखा, एफिशिएंसी का भी ख्याल रखा। तो थर्ड वर्कर इज बोथ एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव। तो कह रहा है कि मैनेजमेंट कौन से वर्कर को चूज करेगा? जाहिर सी बात है थर्ड वर्कर को चूज करेगा, क्योंकि थर्ड वर्कर ने अपने गोल को अचीव किया इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। याद करो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने क्या कहा था? मैनेजमेंट का काम है किसी और से काम करवाना।
जिसमें अचीव करेगा गोल को अचीव करना है विथ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। वो दो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या था? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सही समय पर काम खत्म करना और कम दाम में विथ मिनिमम कॉस्ट काम को खत्म करना। तो सही समय पर काम को खत्म करना इज इफेक्टिवनेस और मिनिमम कॉस्ट के साथ काम को खत्म करना इज एफिशिएंसी। डन। आंसर आप लोग मिला लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 ये हमारे लिए होगा, ये क्वेश्चन 3 होगा हमारे लिए, ये हमारे क्वेश्चन 4 होगा। चलिए तो सबसे पहले यहां पर जब ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन ना हो तो वहां पर आप क्वेश्चन, कभी कदार क्या होता है क्वेश्चन और पैराग्राफ दोनों सेम रहता है, तो जाहिर सी बात है उसमें आप डायरेक्ट को पढ़ ही लो साथ साथ। जैसे इसमें क्या है, क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ तो आपको पता चल गया कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट सारा याद है? जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या आता था? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, दूसरा परवेसिव, तीसरा मल्टी डायमेंशनल, चौथा ग्रुप एक्टिविटी, पांचवा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, छठा बताइए जल्दी से, इंटेंजिबिलिटी होता था, डायनेमिक होता था। 7 पॉइंट है सर को, देखो हमारे सारे पॉइंट याद है, आपको भी याद इसी तरह से होना चाहिए। तो चलिए, तो इस यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग इज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अप्लाइड इन ऑर्गेनाइजेशन? क्या प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है? ऑर्गेनाइजेशन में नाम दे दिया, क्या स्कूल में, क्लब में, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर मोटा मोटी कह रहा है कि चाहे स्कूल हो, क्लब हो, हॉस्पिटल हो या सब चीज हो, क्या वहां पर मैनेजमेंट अप्लाई होता है? तो डेफिनेटली आपको मैंने क्या बताया था, यस। रीजन क्या होगा? क्योंकि मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। हर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा नहीं है जिसमें मैनेजमेंट अप्लाई ना हो। तो ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को सूट करेगा? मैनेजमेंट इज परवेसिव, क्योंकि मैंने बोला था मैनेजमेंट इज परवेसिव नेचर, क्योंकि मैनेजमेंट परवेसिव होता है, परवेसिव मतलब प्रेजेंट होता है, मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जैसे भगवान सब जगह पर प्रेजेंट है, वैसे मैनेजमेंट हर जगह, वो हर संस्थान में प्रेजेंट। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स को सूट कर रहा है, तो ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल को सूट कर रहा है। ये इसलिए मैनेजमेंट ऑफ पीपल को सूट कर रहा है कि मैंने कहा था कि वो काम उस व्यक्ति को दीजिए जो वो एक्सपर्ट है। ये आपका आया है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल से, ये आपका कहां आया है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन में पहले क्या काम आ रहा था? वर्क के साथ पीपल के साथ ऑपरेशन। याद करो, मैनेजमेंट बाय वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। तो काम को बांट लो और काम को उस व्यक्ति को असाइन करो जो व्यक्ति उसमें एक्सपर्ट है। जैसे मैं मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूं तो मुझे मार्केटिंग का काम दो, मेरे भाई है जो वो फाइनेंस में एक्सपर्ट है, फाइनेंस का काम दो। तो ये हुआ मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ पीपल। तो यहां पर क्या रहा है? टास्क ऑफ मैनेजमेंट का काम इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। पीपल को टास्क ऐसा दो कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए, और ये भी आपको पता चलना चाहिए कि उस व्यक्ति का क्या स्ट्रेंथ है, क्या इफेक्टिवनेस है, क्या वीकनेस है। मतलब मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति को हम काम दे रहे हैं उसका स्ट्रेंथ कौन सा पोर्शन है, वो कौन सा पोर्शन में वीक है। जैसे मैं मैनेजर हूं, मुझे पता है कि मेरा ये स्टूडेंट अकाउंट्स में मजबूत अच्छा है, ये मेरा स्टूडेंट जो सामने बैठा वो बिजनेस स्टडीज में अच्छा है, ये स्टूडेंट मेरे सामने जो बैठा हुआ है वो फिजिक्स में अच्छा है, तो मैं फिजिक्स का काम दूंगा उसको, इसको अकाउंट्स का काम दूंगा, इसको बिजनेस स्टडीज का काम दूंगा। तो ये मैनेजर को पता होना चाहिए। तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल का इस्तेमाल करना। पीपल इज ए ह्यूमन रिसोर्स, मैंने बोला था दे आर एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। चलिए समझ में आ रहा है? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 4, डोमिनोज पिज्जा कीप इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वैरायटी ऑफ पिज्जा। डोमिनोज पिज्जा का बहुत बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है कि डोमिनोज पिज्जा ये जितने भी हैं, जैसे पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज पिज्जा हो गया, जो खाने पीने का जो भी जितने भी रेस्टोरेंट है वो हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता है अपने टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट ऐसा चीज है जो हर समय बदलते रहता है। ईच एंड एवरी डेज उसमें कुछ ना कुछ संशोधन होता रहता है, अमेंडमेंट होते रहता है, क्योंकि टेस्ट एंड फ्लेवर ऐसा चीज है जो हमेशा अपडेट होते रहता है। तो ये किस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट को सिग्निफाई करता है? डायनेमिक। मैंने बोला था डायनेमिक का मतलब होता है चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। अगर किसी कस्टमर को स्पाइसी खाने का मन है तो जाहिर सी बात है आपको पिज्जा को स्पाइसी बनाना होगा। स्वीट्स खाने का मन है तो स्पाइसी प्लस स्वीट बनाने का कॉन्सेप्ट आपको लाना होगा उसके वेरिएंट में।
तो पिज्जा हट हो गया है, जितने भी खाने पीने के जितने भी रेस्टोरेंट है, इस चीज़ों को लोग ध्यान रखते हैं। और ये कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट में जो फिट करता है डायनेमिक को, क्योंकि मैंने डायनेमिक में पढ़ाया था। डायनेमिक का मतलब होता है द मैनेजमेंट शुड रेडी टू चेंज देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट का परिवेश को देखते हुए अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। तो चलिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स से सॉल्व कर लिए। तो पहला केस स्टडी जो सॉल्व किया वो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट से था, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी से था। दूसरा जो हमने अभी सॉल्व किया वो कैरेक्टरिस्टिक्स से था। तीसरा हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव से, और हमने लास्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव तक ही पढ़ा था, तो इसी के लिए ऑब्जेक्टिव का केस स्टडी करेंगे। चलिए तो देखिए सामने सामने है आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से केस स्टडी। ये मैं पहले ही बता दिया, वैसे भी आप समझ ही जाओगे जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे। तो क्वेश्चंस क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, साफ साफ चीख चीख के कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस अबाउट बाय कोटिंग लाइन। सिर्फ आपको डिस्कस नहीं करना है, कोट लाइन करके करा। कोटिंग लाइन मतलब पैराग्राफ से लाइन काट के निकालना है कि कौन सा लाइन सोशल को सिग्निफाई कर रहा है, कौन सा लाइन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को सिग्निफाई कर रहा है, कौन सा लाइन पर्सनल ऑब्जेक्टिव को सिग्निफाई कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए, अब आगे ऊपर पढ़ते हैं पैराग्राफ को। पहला स्टेप क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा स्टेप पैराग्राफ पढ़ो, तीसरा स्टेप आंसर राइटिंग करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेटेड टू पैराग्राफ। तो XYZ लिमिटेड पावर लिमिटेड सेट अप ए फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सोलर लाइटें इन अ रिमोट एरिया। XYZ पावर लिमिटेड कंपनी है सोचा ना कि सोलर लाइट का प्लांट बैठाया जाए गांव में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत दिक्कत है। तो रिमोट विलेज देयर इज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सोलर लाइट का प्लांट बैठाया जाए। द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट डिवाइडेड, कंपनी प्लांट बैठाया, बहुत अच्छा बिजनेस चला, बहुत अच्छा से ग्रोथ हुआ और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। सो दैट द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शंस एंड ग्रेट हायर सेल्स, अच्छा सेल्स करने लगा, प्रॉफिट जनरेट करने लगा। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल, जब कंपनी अच्छा करने लगा तो प्लांट और बड़ा होगा, प्लांट जब बड़ा होगा तो लोगों का जरूरत होगा, तो अगल बगल के लोग जो गांव में रहते हैं उन लोगों को रिक्रूट करने लगा कि आओ भाई मेरे एक प्लांट में काम करो क्योंकि मुझे और अच्छा काम करना है। जिससे क्या हुआ कि विलेज में रहने वाले लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलने लगा एंड वेयर देयर अवेलेबल इन दैट एरिया। द कंपनी आल्सो डिसाइड टू ओपन स्कूल। अब धीरे धीरे कंपनी बड़ा कंपनी बन गया, पहले फैक्ट्री था, फैक्ट्री से कंपनी बन गया। तो कंपनी बनने से क्या हो गया कि अब वो सोचा कि जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो पहला चीज हेल्थ, दूसरा एजुकेशन। और आपको लास्ट क्लासेस में मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था 3, पहला पढ़ाया था ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा पढ़ाया था सोशल, तीसरा पढ़ाया था पर्सनल। तो अब इसमें से आपको पैराग्राफ में से 3 लाइन काटना है। कौन लाइन ऑर्गेनाइजेशनल के लिए जाएगा, कौन सा लाइन सोशल के लिए जाएगा, कौन सा लाइन पर्सनल के लिए जाएगा। मैं वो टॉपिक को थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं जिससे आप यहां पर कोट करना आसान करेगा। सोशल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजर का सबसे पहला कर्तव्य प्रायोरिटी बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यही सोचे कि ऑर्गेनाइजेशन कितना ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करे। अगर नया ऑर्गेनाइजेशन है तो सर्वाइव करे। फिर आगे देखो यहां पर भी सर्वाइव करने आया था ना, सोलर प्लांट फैक्ट्री पर बैठाने आया था, सर्वाइव कर गया। उसके बाद अच्छा प्रॉफिट कमाने लगा, और अच्छा कमाने लगा तो और फैक्ट्री से कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ग्रोथ हो गया। चलो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव यहां कवर हो गया। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव आपको यहां पर क्या लग रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो लोग गांव में रह रहे हैं उन लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्यों, फैक्ट्री बड़ा हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है दिन पर दिन, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव रोजगार हो गया, गेटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी, ये लाइन कोट हो गया। तीसरा क्या आपको लग रहा है कि व्हाट आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में मैंने कहा था कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब अपने आप पर ध्यान रखना। पहला आपने ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान रख लिया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कवर्ड। दूसरा आपने समाज पर ध्यान रख लिया, लोगों का रोजगार के बारे में सोचा, लोग स्वास्थ्य के बारे में सोचा, मतलब लोगों के रोजगार के बारे में सोचा, आपने सोसाइटी के बारे में सोचा। सोशल ऑब्जेक्टिव कंप्लीटेड। तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब ये नहीं होता है कि मैनेजर अपने बारे में सोच रहा है कि हम कितना कमा ले, मेरा बाल बच्चा 5 स्टार होटल में रहे, मेरा बच्चा विदेश में पढ़े, ये नहीं बात। पर्सनल ऑब्जेक्टिव इसको नहीं कहता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि मैनेजर शुड टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉय। सिंपल भाषा में कह रहा हूं, मैनेजर शुड टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए काम करें। जैसे उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो, ये कोशिश होनी चाहिए। अच्छा हेल्थ प्रोवाइड हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड हो, तो ये सब चीज़ें होना चाहिए जो होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उनको सही समय पर सैलरीज मिलते रहे, रेमुनरेशन मिलते रहे, इंक्रीमेंट मिलते रहे, ये सब चीज़ों पर जो बातें होती है ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में कौन सा लाइन आपको लग रहा है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, तो मुझे जो लग रहा है
कि द कंपनी इज ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल एंड क्रेचेज। क्रेचेज मतलब होता है अगर कोई महिला जिसका बच्चा 1 साल का है, 3 महीना का है, मतलब 6 मंथ का है, और वो महिला कहीं काम करती है, वो लेबर है, वो महिला लेबर है, लेबर के रूप में कहीं काम करती है, तो क्रेचेज मतलब होता है पलना। देखते हो ना, बच्चों को वहां पर सुता दिया जाता है और उसके बाद उसको झूला जैसा झूलाते रहता है, उसको क्रेचेज बोलते हैं। वो भी प्रोवाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर महिला 6 महीना का बच्चा लेकर काम करने जा रही है तो जाहिर से बच्चे को लेकर तो काम नहीं करेगी, बच्चे को कहीं पर सेफ्टली रख करके काम करेगी, तो क्रेचेज की व्यवस्था होना चाहिए, स्कूल की व्यवस्था होना चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था होना चाहिए। तो ये लाइन द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल एंड क्रेचेज, ये चल जाएगा किसमें, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में चल जाएगा। और फिर यहां पर है फॉर दिस दे डिसाइडेड द एम्प्लॉय पीपुल फ्रॉम नियर बाय विलेज ए वेरी जॉब अपॉर्चुनिटी दैट एरिया। यहां पर जो लाइन है, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा अच्छे से कोट कर दूं। फॉर दिस दे डिसाइडेड से एरिया तक ये आपका चला जाएगा किसमें, सोशल ऑब्जेक्टिव में। किसमें चल जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव में। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल एंड क्रेचेज चिल्ड्रन एम्प्लॉय, ये चल जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। और यहां पर जो कह रहा था द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट डे बाय डे, और आगे भी लिखा हुआ है दे डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ग्रेट हायर सेल्स, यहां तक ये चल जाएगा। मतलब यहां से लाइन द रेवेन्यू से लेकर के हायर सेल तक ये आपका चला जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। और ये बात आपके दिमाग में आएगा, क्या सर हम पूरा लाइन लिखेंगे, एग्जाम में इतना समय मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे, द रेवेन्यू लिख देना, उसके बाद डॉट 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 और अंत में हायर सेल लिख देना। एग्जामिनर को पता चल जाएगा द रेवेन्यू से लेकर हायर सेल तक सारा बात इसने कहना चाहा है। क्या सर हम सोशल ऑब्जेक्टिव में पूरा लाइन लिखेंगे? नहीं। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय डॉट 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 अवेलेबल इन दैट एरिया, मतलब आगे का 3-4 वर्ड, डॉट डॉट डॉट, अंतिम का 3-4 वर्ड, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा यहां से लेकर यहां लाइन तक इसने बात किया है। चलिए आंसर्स भी देख ही लीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, रिलेवेंट लाइन क्या है, द रेवेन्यू अर्न डॉट डॉट डॉट, अंतिम का लाइन। सोशल ऑब्जेक्टिव, डिप्लॉय द एम्प्लॉय डॉट 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 दैट एरिया, इसी तरह से आपको लिखना है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव टू ओपन स्कूल डॉट 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 ऑफ दिस एम्प्लॉय, मतलब आगे का 3 वर्ड, पीछे का 3 वर्ड, बीच में डॉट डॉट, पूरा नहीं लिखना है, इसी तरह से आपको लिखना है। तो चलिए, प्रैकेडमी में आपका स्वागत है। इसी तरह से आप पढ़ते रहे, एंजॉय करते रहे क्लासेस को। नेक्स्ट क्लास में जो हम कवर करने जा रहे हैं मैं आपको उसको बता दूं, आप अगर पढ़ना है तो पढ़ के रहें। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंपॉर्टेंस और नेचर ऑफ मैनेजमेंट जैसे कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड केस स्टडी आपको सॉल्व करवाएंगे। इसी तरह से चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा और चैप्टर 1 का केस स्टडी भी खत्म हो जाएगा, और आपका केस स्टडी पर प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो जाएगा। जब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडी में, तब जब केस स्टडी चैप्टर 2 से रिलेटेड करवाएंगे तो आपको मजा आएगा, क्योंकि आप जो सीखना था वो चैप्टर 1 में सीख गए। और मोटा मोटी सारे बच्चे चैप्टर 1 में सब सीख जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 90% बच्चे सीख जाते हैं। जो एकदम सिंसियर नहीं बच्चे हैं वही नहीं सीख पाते, नहीं तो वो भी सीख जाएंगे। तो चलिए, जाते जाते मैं ये कहूँगा कि मेरे इस वीडियोज़ को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं आपसे यही आशा करूँगा। और जो बच्चे कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आई लाइक यू कमेंट्स, आई ऑलवेज ऑब्लाइज टू गिव यू रिप्लाई योर कमेंट्स। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्यारा सा चैनल है प्रैकेडमी क्लास 12, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी आप जल्दी से ऐड हो जाएं। पीडीएफ क्लास और बेहतरीन नोट्स के लिए आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए, बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए जोश नए उमंग के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्रैकेडमी को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।